देखिए, जब हम चीज़ों को लाभ की दृष्टि से देखते हैं तो उसको हम व्यापार बोलते हैं, और जब हम व्यवस्था की दृष्टि से चीज़ों को देखते हैं, वास्तविकता की दृष्टि से चीज़ों को देखते हैं, तो वो व्यवसाय होता है। अब जब ये चारों कार्य एक जगह जुड़ते हैं तो किसानों के हाथ में कीमत तय करने का अधिकार भी आता है। हम व्यापार तंत्र को हटाने की बात नहीं कह रहे, हम व्यापार तंत्र को व्यवस्थित करने की बात कर रहे हैं कि व्यापार तंत्र ने जो बिचौलिया बनकर खुलकर कंज्यूमर को भी लूटा और किसानों को भी लूटा, ये अब लंबा दौर चलने वाला नहीं है। नमस्कार, कृषि पिटारा के पहले पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ में श्री भारत भूषण त्यागी जी हैं, जो कि किसी परिचय के मोहताज नहीं है। पद्मश्री से सम्मानित किसान हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग में इन्हें भीष्म पितामह भी ऑर्गेनिक फार्मिंग का कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। कुछ दिनों से आप हमारा प्रोग्राम देख रहे होंगे और उसमें कुछ शब्दावलियाँ आई हैं, तो उन शब्दावलियों को लेके काफ़ी सारे हमारे पास सवाल आए थे। तो हमने सोचा क्यों नहीं इसको एक पॉडकास्ट के माध्यम से इसको हम लोग त्यागी जी से ही समझते हैं। तो आइए उनसे हम पूछते हैं कि जरा उनको और गहरे में और विस्तार से हमारे साथ इस चर्चा में, इस पहले पॉडकास्ट में हमारे साथ में वो साझा करें। नमस्कार त्यागी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे पहले पॉडकास्ट में। पिछले दिनों की हमारी चर्चाओं में कुछ एक शब्द जो निकल के बार बार आ रहे हैं, जैसे व्यापार, आप कम कहते हैं व्यापार से ज़्यादा व्यवसाय पे जोर देते हैं। तो इसमें व्यापार में और व्यवसाय में, वो भी कृषि के संदर्भ में, इसमें थोड़ी और लोगों की जो जागरूकता बढ़ी है उसको थोड़ा और विस्तार से हमें समझाने। देखिए, ये बहुत, और किसान भाइयों को ये समझने की ज़रूरत है, ये हमारे कंज्यूमर को भी समझने की ज़रूरत है। बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि पूरे देश में ये आज समझने की आवश्यकता है। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो लीनियर इकोनॉमी को सर्कुलर इकोनॉमी में बदलने की बात हो रही है, वो यही मुद्दा है। तो अब आपने जो बताया कि आपने कहा कि व्यापार और व्यवसाय में क्या अंतर है। देखिए, जब हम चीज़ों को लाभ की दृष्टि से देखते हैं तो उसको हम व्यापार बोलते हैं, और जब हम व्यवस्था की दृष्टि से चीज़ों को देखते हैं, वास्तविकता की दृष्टि से चीज़ों को देखते हैं, तो वो व्यवसाय होता है। श्रम का नियोजन समझदारी के साथ दोनों ही जगह है, लेकिन यदि समझदारी नहीं है और केवल श्रम का नियोजन है, तो श्रम के आधार पर ही पूरी दुनिया में ये चक्रव्यूह हुआ कि कुछ लोगों ने श्रम किया और कुछ लोगों ने केवल श्रम नहीं किया, बल्कि अपनी बुद्धि से ही पैसा कमाने की कोशिश की। तो दुनिया में आर्थिक असंतुलन का कारण ये रहा कि हमने व्यापार विधि से केवल लाभ को देखा। लाभ का मतलब है कम देकर ज़्यादा लेना, क्योंकि उसका सूत्र ही लाभ बराबर हानि है। जब लाभ हानि के चक्रव्यूह में हम फंसेंगे तो कभी भी हम ना प्रकृति की व्यवस्था के साथ जी पाएंगे और ना ही हम कंज्यूमर के साथ भी जी पाएंगे। आप गौर करके देखिए, इस समय जो मिलावट है, इस समय जो कीमत का बड़ा अंतर है, आप रोजाना की देख रहे हैं, वो MSP और MRP के बीच में भी, उस पर भी एक विश्लेषण हम आपके सामने रखेंगे। हाँ, रखेंगे उसका भी विश्लेषण। लेकिन मेरा मुद्दा पहला यह है कि हम प्रकृति को व्यवस्था की दृष्टि से देखें, क्योंकि यदि हम प्रकृति को भोग की दृष्टि से देखेंगे, सुविधा के रूप में देखेंगे, लाभ की दृष्टि से देखेंगे, तो साथियों धरती पर जी नहीं पाएंगे। आप कितने बड़े अर्थशास्त्री हो, अर्थशास्त्र का मतलब ये नहीं कि धरती की व्यवस्था को तबाह करें। तो प्रकृति की व्यवस्था में जो सूत्र हैं और जो व्यवस्था में जो उत्पादन है वो गुणात्मक है, और उसकी अर्थव्यवस्था आवर्तनशील है। आवर्तनशीलता जुड़ती ही समृद्धि से, अर्थात समृद्धि एक प्रकार का संतुलन है। तो संतुलन पूर्वक जीने के लिए जितना अर्थतंत्र की आवश्यकता है वो सभी के साथ बढ़ जाए। अब इसमें एक दूसरा सवाल और उठता है। वो सवाल ये उठता है कि फिर इसको आप लागू कैसे करते हैं। तो ये एक बड़ा सुंदर विषय है। एक होता है कि हमने कच्चा माल किसान से ले लिया और फिर उस पर लाभ कमाया और मनमानी से जो करना था किया। अब हमारा किसान से कोई मतलब नहीं है, लेकिन यहाँ पर हम कहना चाह रहे हैं कि किसान इसको व्यवसाय के रूप में स्वीकार करेंगे, तो इसका मतलब इसके 4 कार्य मिलकर करेंगे: उत्पादन का प्रबंधन, गुणवत्ता का नियंत्रण, प्रसंस्करण और उसकी बाजार व्यवस्था। अब जब ये चारों कार्य एक जगह जुड़ते हैं तो किसानों के हाथ में कीमत तय करने का अधिकार भी आता है। अब ये जो अधिकार आने से क्या बात हो जाएगी कि यहाँ पर जो चीज़ें हैं
वो इतनी बारीकी से किसानों को अर्थव्यवस्था देखने लगेगी कि जो केवल उत्पादन बढ़ाते समय हम लागत के चक्रव्यूह में फंस गए थे और हम हर चीज़ को बेचने के लिए बाजार में गए थे और बाजार ने कीमत लगाई थी, प्रसंस्करण बाजार ने किया था, बिक्री बाजार ने की थी, कंज्यूमर का भी शोषण हुआ, उत्पादक का भी शोषण हुआ, यही व्यापार था। अब इसको बदलना है तो चारों घटकों को यदि एक साथ करते हैं, इसमें किसी का कोई नुकसान नहीं है। कई बार कुछ लोग सवाल पूछते हैं कि फिर व्यापार तंत्र कहाँ जाएगा। हम व्यापार तंत्र को हटाने की बात नहीं कह रहे, हम व्यापार तंत्र को व्यवस्थित करने की बात कर रहे हैं कि व्यापार तंत्र ने जो बिचौलिया बनकर खुलकर कंज्यूमर को भी लूटा और किसानों को भी लूटा, ये अब लंबा दौर चलने वाला नहीं है। इससे देश को भी नुकसान हुआ है, क्वालिटी में गिरावट आई है और धरती को भारी नुकसान हुआ है। इसलिए बार बार हम जिक्र करते हैं कि खेती व्यापार से नहीं होगी, खेती व्यवसायिक प्रवृत्ति से होगी, व्यावसायिक मानसिकता से होगी और प्रकृति की व्यवस्था को समझकर होगी। और इसमें तो एक अगला सवाल जो आता है कि हाँ। क्या इस व्यवसायिक व्यवस्था में कंज्यूमर भी जुड़ सकते हैं सीधा किसानों के साथ में? हाँ, अभी क्या था, अभी व्यापार ने क्या किया, व्यापार के खेल में उत्पादक और कंज्यूमर के बीच में कोई रिश्ता ही नहीं है। चीजें किसने पैदा की हैं और कौन खाने वाला है उनमें किसी को पता नहीं है। लेकिन जैविक खेती में क्या बात थी, जैविक खेती में ये बात पूरे जोर से इस पर जोर दिया गया कि उत्पादक से लेके उपभोक्ता तक जब सामान उपभोक्ता के हाथ में जाए तो उसके पास उसको ये पता हो कि ये पैदा किसने किया है। इसका मतलब यहाँ पर कुछ चीज़ों को पारदर्शिता के साथ में ये देखा गया कि उत्पादक और उपभोक्ता के बीच में एक संतुलन बनाया जाए। बल्कि भारत सरकार ने तो एक बहुत बड़ा कदम किया, उठाया है इसमें, और ये दुनिया में पहला प्रमाणीकरण है कि आदरणीय मोदी जी के द्वारा पार्टिसिपेटरी गारंटी सिस्टम को विधिवत कार्य योजना पूर्वक लागू करना। किसानों को शुल्क नहीं देना होगा, किसान ही जिम्मेदार होंगे। किसानों के सर से इंस्पेक्टर राज को हटाया और किसान और कंज्यूमर के रिश्ते को बनाने का एक प्रक्रिया खड़ी की, उसी का नाम है पार्टिसिपेटरी गारंटी सिस्टम। तो जैविक खेती में इन सारे मुद्दों को ध्यान दिया गया कि कहीं भी किसी भी स्तर पर कंज्यूमर अलग थलग ना रहे, बल्कि कंज्यूमर के हितों को पूरी तरीके से ध्यान रखा जाए, चाहे वो मुद्दा कीमत का है, चाहे वो मुद्दा गुणवत्ता का है, चाहे वो परस्परता का है। तो ये जो सवाल आपने उठाया था, ये मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि अभी क्या है, हम जैविक खेती के नाम पर केवल किसानों की बात करते हैं। कंज्यूमर कौन है? किसान भी, हर गांव का आदमी भी कंज्यूमर है, हर गरीब आदमी भी कंज्यूमर है, हर शहर का आदमी भी कंज्यूमर है, और मैं कहूँगा कि हर छोटे से छोटा और बड़े से बड़े काम करने वाला कंज्यूमर है। यहाँ कंज्यूमर शब्द मुझको बड़ा छोटा लगता है। सही मायने में हम चीज़ों का उपयोग सदुपयोग करते हैं तो स्वास्थ्य के लिए अच्छी चीज़ अच्छे लोगों पर सही कीमत में पहुंच जाए, ये जैविक खेती का ये सिद्धांत है। तो ये जैविक खेती मात्र कोई छोटी बात नहीं है कि हम उसको खेत में ही काम करेंगे, बल्कि जैविक खेती पूरा एक कार्य योजना है जिसमें उत्पादन, उसका गुणवत्ता, उसका प्रसंस्करण, उसकी बाजार में बिक्री, उसकी कीमत कैसे तय होगी, इन सब चीज़ों पर ध्यान रखा गया है। अगर उत्पादन, बाजार की बिक्री, प्रसंस्करण इत्यादि इत्यादि अगर ये सारी चीज़ें हैं तो, और ये व्यवसाय भी आप कह रहे हैं, तो इसमें तो फिर अगर इसको कहें तो ये असंगठित उद्योग के बजाय अगर इसको इस व्यवस्था से की जाए तो संगठित उद्योग में भी बदला जा सकता है। हाँ, कृषि को देखिए आजकल जो ना सहकारिता के बारे में जो जोर दिया जा रहा है, उसका कारण क्या था? कृषक उत्पादक संगठन बनाओ, समूह बनाओ, क्योंकि काम ही साझा है। आप देखो, जो ये उपभोक्ता कौन है, वो भी तो हमारा ही परिवार है ना। तो यदि मार्केटिंग का एक मूल सूत्र देखें तो वो है परिवार से परिवार के लिए। मतलब किसी परिवार ने कमाया, किसी परिवार ने उसका शायद उसमें कहीं भागीदारी की है, और कहीं जो कंज्यूम करेगा वो भी एक परिवार है। तो परिवारों के रिश्तों को समझते हुए यदि हम इस दृष्टि से जैविक खेती को अपनाएंगे तो कीमत के ऊपर भी, जो अभी बाजार में एक बड़ा तंत्र चल रहा है, जैविक माने महंगा, क्या अभी सुन रहे हैं आप लोग? जैविक माने महंगा। तो साथियों, जैविक माने महंगा नहीं है। जैविक में ये ध्यान रखा गया कि बाजार से इसका कोई संतुलन नहीं है। जैसे मैं अपने यहाँ का एक उदाहरण देता हूँ। हम जब किसानों को सरसों का रेट 10,000 रुपया या 10,000 से अधिक देने की बात करते हैं और देते हैं, करते नहीं, देते हैं, तो जब हम उनको 10,000 साढ़े 10,000 रुपये का रेट देते हैं तो सरसों का रेट
300 रुपये के आसपास में पहुंच जाता है तेल का रेट। अब ये उपभोक्ता को समझने की जरूरत है कि आपने यदि 280 रुपये में 300 रुपये में सरसों का तेल खरीदा है तो आपके लिए, स्वास्थ्य के लिए तो वो वरदान है ही, लेकिन आपने एक बहुत बड़ा पुण्य का काम किया है कि आपने उस किसान की आमदनी, जिसको सरसों का रेट बाजार ने 5,000 दिया था, आपने कितना दिया? 10,000 रुपये दिया। ये पैसा कहाँ से आया? पैसा तो कंज्यूमर ने दिया ना। तो अब जैविक खेती महंगी नहीं है, क्या है? ये व्यवस्थित है, ये संबंधों पर आधारित एक प्रक्रिया है। तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप इसको बहुत अच्छे तरीके से समझ लें कि जैविक खेती में चाहे कीमत निर्धारण की बात हो, अब जो भारत सरकार ने इसका डिजिटलाइजेशन किया है, जिस प्रकार से अकाउंटेबिलिटी और ट्रेसेबिलिटी को एक फॉर्मेट में लाने की बात है, और जिस प्रकार से किसानों को पीजीएस इंडिया ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन के अंतर्गत किसानों को जिम्मेदारी दी है कि जो कंपनियां पहले एक्रीडिटेशन का काम करती थी, आज वो एक्रीडिटेशन का सारा काम किसान खुद मिलकर काम करें। तो जो अभी आपने बात कही कि कहीं ना कहीं ये एक संगठित क्षेत्र में बदलता हुआ दिख रहा है, वास्तव में ये संगठित प्रयास ही होने की जरूरत है। ये सामाजिकता का ही काम है, ये सहकारिता का ही काम है। और भारत सरकार ने तो बड़ी पहल की है, सहकारिता मंत्रालय अलग बनाया है, और ऑर्गेनिक फार्मिंग को लेकर यदि आप सच्चाई देखें तो सरकार की निष्ठा पर उंगली नहीं उठती। क्यों? क्योंकि सहकारिता मंत्रालय की स्थापना और सहकार से समृद्धि के लिए बड़ी बड़ी जो कंपनियां थी, उनको ऑर्गेनिक फार्मिंग के प्रोडक्ट बेचने के लिए, जैसे अमूल को भी अभी मार्केटिंग के बीच में लाया गया है, और भी बहुत सारे बड़े जो कंपनियां हैं उनसे कहा गया कि भाई अब इसको बहुत क्वालिटी के साथ में और बहुत अच्छी क्वांटिटी के साथ में हम देश को भी खिलाएं, और यदि सरप्लस प्रोडक्शन होता है तो उसको एक्सपोर्ट भी करें। तो ऐसी स्थिति में संगठित क्षेत्र के बिना तो कोई कार्यक्रम सफल होता नहीं। अभी एक रिपोर्ट आई थी पिछले दिनों में, 10-15 दिन पहले की रिपोर्ट होगी, शायद आरबीआई की रिपोर्ट थी, जिसमें कहा गया कि अभी भी कृषि क्षेत्र जो है वो सबसे ज्यादा रोजगार का सृजन कर रहा है। आज की डेट में मैन्युफैक्चरिंग में उतने लोग एम्प्लॉयड नहीं हैं, उनका रोजगार उतना नहीं है जितना एक कृषि के क्षेत्र में है। तो अगर इसको एक व्यवसाय और एक व्यवस्था के रूप में किया जाए तो क्या इसमें जो एंटरप्रेन्योरशिप है, जो कृषि के क्षेत्र में अगर कुछ नया करना चाहें, युवा हैं या महिलाएं हैं, तो वो इसमें आगे आकर के एंटरप्रेन्योरशिप अपना कुछ वो उसमें अपना भविष्य देख सकते हैं क्या? रिजर्व बैंक ने यदि ऐसा किया है, या एसबीआई ने जिसने भी किया है, उस सर्वे में जो रिपोर्ट दी है वो वाकई में सम्मानजनक कि इस तरीके का सर्वे, इस तरीके की समीक्षा देश में होने की जरूरत है। क्योंकि हमको ये पता लग गया है कि हमने केवल उत्पादन तक जिस खेती को देखा था, वो खेती उत्पादन तक नहीं है, बल्कि वो जनता का पेट भी भरती है, और बड़ी बड़ी इंडस्ट्री का कच्चा माल उसी खेती से आता है जिसके बारे में हमने कभी उसको जोड़ा ही नहीं। अब जहां तक आप बात कह रहे हैं कि जब हम उसको व्यवसाय के रूप में स्वीकार करेंगे तो देश में बेरोजगारी नहीं होगी, देश की अर्थव्यवस्था सर्कुलर इकोनॉमी में ट्रांसफर हो जाएगी, और दुनिया में मालदार देश होने की जो कल्पना उभर रही है विश्व स्तर पर, उसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि भारत की इकोनॉमी कृषि आधारित है, और यहाँ की कृषि बहुत सुंदर है, यहाँ का किसान बहुत सुंदर है। बस केवल किसानों के साथ जुटकर उनको सही बात सही समय पर समझाई जाए तो रास्ता निकलेगा। तो क्या आप युवाओं से अपील करना चाहेंगे कि वो ज्यादा से ज्यादा उत्साह के साथ में और ज्यादा से ज्यादा किसानों के साथ में अपना व्यवसाय का एक व्यवस्था जो है वो बनाएं, और उस एंटरप्रेन्योरशिप के क्षेत्र में नए नए आइडियाज के साथ में इसके साथ में जुड़े? देखो, मैं तो अब युवाओं से अपील नहीं करता बल्कि आग्रह करता हूँ, क्योंकि अब उनके कंधों पर जिम्मेदारी है। ये देश युवाओं का है। अब युवाओं ने शिक्षित होते होते एक सपना देखा नौकरी का, और नौकरी इतनी है नहीं, तो वो जो ब्लैक होल जो उनको सामने दिख रहा है, उसमें से एक बहुत उज्जवल किरण दिख रही है। कोविड के बाद में यदि थोड़ा सा वो अपने अंदर समीक्षा करें तो एग्रीकल्चर इंटरप्रेन्योरशिप में वो अपने कहीं ना कहीं स्टार्टअप के जरिए, और भारत सरकार ने इस समय बहुत सुंदर कार्यक्रम कर रखे हैं कि वो एग्री बिजनेस, एग्री क्लिनिक, इंटरप्रेन्योरशिप, इंक्यूबेशन सेंटर, स्टार्टअप, बहुत सारी चीज़ों को लेकर नौजवान साथियों को इसमें जोड़ रहे हैं। और मैं तो ये कहूँगा कि नेटिव फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी में
कोई कंपनी अपने 2-4 करोड़ के बिजनेस को खड़ी करती है तो कम से कम 10-15 युवा तो उसी गांव के उसी में लग जाते हैं। तो ये अब छोटी बात नहीं है, केवल सोच बदलनी है और विकल्प सामने हैं, तो देख कर चलेंगे तो युवाओं के लिए इस देश में पूरा भरपूर विकल्प। बहुत बहुत धन्यवाद त्यागी साहब। और इस पॉडकास्ट में कुछ और भी नए टर्म्स निकल के आए हैं, जैसे भारत सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं एग्रीप्रेन्योरशिप को बढ़ाने के लिए या एग्री बिजनेसेस को बढ़ाने के लिए, वो क्या है, कौन कौन सी हैं, उसके बारे में हम और शोध करके और त्यागी जी के साथ में एक और या जरूरत पड़े तो 2-4 और हम एपिसोड्स पॉडकास्ट लेकर आएंगे आपके साथ। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।